गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज पढ़ने से पहले थोड़ा इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि इस चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं। आइए हम इसे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें एक यहाँ बालिका दिखाई दे रही है जो कि बैठकर अपना पाठ पढ़ रही है। उससे कुछ दूर बैठा हुआ उसका एक जो भाई है वो क्या कर रहा है, वो खिलौनों से खेल रहा है। इसी चित्र में हम देख रहे हैं कि एक तरफ उस बच्ची की माँ जो है वो क्या कर रही है, खाना पकाने का कार्य कर रही हैं, और वहीं उनसे थोड़ी दूर बैठे हुए पिताजी जो हैं वो क्या देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा काम हो रहा है। पढ़ने का काम हो रहा है, खिलौने से खेलने का काम हो रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है और टेलीविजन देखने का काम हो रहा है। तो पढ़ना, खेलना, पकाना और देखना, ये सारे शब्द जो हैं किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। बच्चों ये शब्द जो हैं ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्रिया। आइए पढ़ते हैं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्रिया। आपके सामने एक और चित्र दिखाई दे रहा है। ये कहाँ का दृश्य है? यह चित्र ये क्या दिख रहा है? हमें एक रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य दिखाई दे रहा है इस चित्र में, है ना। तो हम वहां देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जो है वो आ रही है। कुली जो है वो सामान लेकर खड़ा है। दुकानदार जो है वो सामान बेच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ तो क्रिया हो रही है या की जा रही है। तो इन वाक्यों में आ रही है, लिए खड़ा है, बेच रहा है, ये शब्द जो है वो कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं। बच्चों क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कैसे? एक होता है काम का करना या काम का होना। आइए दोनों को उदाहरण की मदद से समझते हैं। बच्चे खेलते हैं, यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है। मोर नाच रहा है, यहाँ नाचने की क्रिया हो रही है। अब काम का होना किस तरीके से है? वह सुंदर है, मतलब वो पहले ही से सुंदर है, तो एक सुंदर होने का काम हो गया। और आज रविवार है तो दिन रविवार है, वो खुद ही हो गया। तो एक होता है काम को करना पड़ता है और एक काम पहले ही से हुआ रहता है। तो यहाँ पे दो तरीके के काम हमको दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर में जो हम रंगीन शब्द देख रहे हैं, खेलते हैं, नाच रहा है, काम का ये सुंदर है, रविवार है ना। तो ये रंगीन पद जो है वो क्या है? क्रिया है। ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि जब लिंग, वचन और कारक में कोई बदलाव होता है तो क्रिया भी जो है वो अपना रूप बदल लेती है। जैसे लिंग परिवर्तन में देख लीजिए, रमेश खेलता है। रमेश खेलता है, यहाँ ये पुल्लिंग है तो खेलता क्रिया है। उसी प्रकार से जब नीचे नेहा खेलती है तो क्रिया ने अपना रूप बदला और यहाँ पर हो गया खेलती है। वचन परिवर्तन में देख लीजिए, लड़की सेब खा रही है, और जब ये लड़की का लड़कियां यहाँ हो जाता है तो क्रिया भी यहाँ हो जा रही है, सेब खा रही है। यहाँ पर है और दूसरे में है। इसी प्रकार से जब कारक का परिवर्तन हो रहा है कि जैसे कमल ने दूध पिया, तो यहाँ से ने हटा दिया गया तो कमल दूध पी रहा है। क्रिया ने अपना रूप पूरी तरह से बदल दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिया जो है लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप जो है वो बदलती रहती है। आइए अब हम समझते हैं कि धातु क्या है। धातु है क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आपके सामने
कुछ वाक्य हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। तू पढ़, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ा। इन सभी क्रियाओं में पढ़ पद जो है वो आया है और इसी को हम क्या कहते हैं? धातु। यह क्रिया का मूल रूप है। यदि हम धातु में ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे कि पढ़ना, हंसना, लिखना, बोलना आदि। तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। बच्चों, क्रिया के भेद कितने होते हैं? अगर हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक। उदाहरण दिए गए हैं, इसे समझते हैं। रमा सो रही है। दूसरा, शीला दौड़ रही है। अगर हम इन वाक्यों में ध्यान देते हैं तो सो रही है और दौड़ रही है दोनों जो है वो अकर्मक क्रिया है। क्यों है अकर्मक क्रिया? क्योंकि इन वाक्यों में कोई भी कर्म नहीं है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल जो है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ जा रहा है? सीधे काम करने वाले पे पड़ जा रहा है, कर्ता पर पड़ जा रहा है। तो ऐसी क्रियाएं जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता और जो काम किया गया है उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो वैसे हम क्रियाओं को क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम कौन सी क्रियाएं कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। आप इसकी परिभाषा को रेखांकित कर लेंगे। अकर्मक क्रियाओं के और भी उदाहरण सुन लीजिए। लड़की तैर रही है, तो लड़की को ये अपना काम खुद करना पड़ रहा है, मतलब तैरने की क्रिया का फल जो है वो सीधा उस लड़की पे पड़ रहा है। राम नहाता है, तो ये काम भी उसको खुद करना पड़ रहा है। वे हंसते हैं, हंसने का काम सीधे क्रिया कर्ता पर पड़ता है। उसी प्रकार से हम बैठे हैं तो ये भी काम जो है वो सीधे कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे उदाहरण जो है वो कौन सी क्रिया के हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जागना, हंसना, सोना, रोना, जाना, डरना, चमकना, चलना, ये सब जो है ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अकर्मक क्रियाएं जो है वो कर्म नहीं रखती, वो कर्म नहीं रखती हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि हमने बहुत से उदाहरण ऊपर देखे। लड़की तैर रही है तो क्रिया का फल सीधे लड़की पर। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकर्मक क्रियाएं जो है वो कर्म नहीं रखती हैं। और यदि हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से अगर हमको उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर क्रिया जो है वो कर्मक हो जाती है। देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। क्या तैर रहा है, क्या नहाता है, क्या या किसको हंसते हैं, क्या या किसको बैठे हैं। इन प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं मिलता, इसलिए ये सारी क्रियाएं जो है वो कौन सी क्रियाएं हो गई? अकर्मक क्रियाएं हो गई। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। आइए इसे समझते हैं। बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है। कर्म है, बीच में ये कर्ता के बीच में आ गए और क्रिया का फल जो है इन पर पड़ गया, कर्म पे पड़ गया। और लिखने का, अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, बजाने और लिखने का काम कर्ता कर रहा है और इनका असर जो है बांसुरी पर पड़ रहा है और पत्र पर पड़ रहा है। अतः ये दोनों क्रियाएं जो है वो कौन सी क्रियाएं हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें हम कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम समझ गए सकर्मक क्रिया क्या है। जहां पे कर्म उपस्थित रहता है वहां पे कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं? सकर्मक क्रियाएं, है ना। सकर्मक क्रिया का और भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि सुशील फल खाता है, सीता उसे पढ़ाती है, दिनेश कविता पढ़ता है, वे हमें बुला रहे हैं।
इन सब में हम देख रहे हैं कि कोई न कोई कर्म उपस्थित है। सुशील फल खाता है, यहाँ फल पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। सीता उसे पढ़ाती है, वह उसे जो भी होगा उस पर क्रिया का फल पड़ेगा। दिनेश कविता पढ़ता है, यहाँ कविता पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे जो है काम का फल बीच में आकर कोई न कोई कर्म अपने ऊपर ले लेता है। सकर्मक क्रिया के और उदाहरण है पढ़ना, लिखना, दिखाना, कहना, बनाना, बेचना, ये सारे। इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न लगाना चाहिए। जैसे सुशील क्या खाता है, यहाँ उत्तर मिल गया फल। दिनेश क्या पढ़ता है, कविता। सीता किसको पढ़ाती है, उसे। वे किसको बुला रहे हैं, हमें। तो यहाँ इन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये सारी क्रियाएं जो वो कौन सी क्रियाएं हो गई, सकर्मक क्रियाएं हो गई। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है, इसे हमने समझा। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और साथ ही दिए गए प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास व कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।